हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरमेर साइंस स्टूडियो। हम कर रहे हैं सिस्ट्रेली चैप्टर नंबर 6 मेमोरी। और आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग के बारे में। आपने देखा होगा थंबनेल पे कि फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर फॉरगेटिंग से पहले एक ये टॉपिक है छोटा सा जो हम कवर करेंगे। हम कर रहे थे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। वी वर स्टडिंग अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरीज। लॉन्ग टर्म मेमोरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज मोर और लेस परमानेंट मेमोरीज होती हैं। हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन कि जब आप रिकॉल करते हैं, जब आप उनको लॉन्ग टर्म मेमोरीज को रिट्रीव करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो 100% एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं है। दो दे आर मोर, वी आर सेइंग कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज दे आर मोर और लेस परमानेंट, बट जब आप मेमोरी को याद करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी से कुछ रिट्रीव करते हैं, दे इवन लॉन्ग टर्म मेमोरीज दे आर रिवाइज्ड, दे आर ऑल्टर्ड, दे आर चेंज, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल होता रहता है। और ये प्रोसेस हम आज समझेंगे थ्रू कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ द मेमोरी। सो बैडले ने बोला है कि मेमोरी इज नॉट एन इंस्टेंट रिप्लाई, कि जस्ट बिकॉज कि आपको एलटीएम से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो इट डजंट मीन दैट इट्स एन इंस्टेंट रीप्ले। एज इज इट आप उसको रीप्ले कर लेंगे। हम ये अक्सर एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान बैठते हैं कि मेमोरी जो है परफेक्ट एनकोडिंग है, कि मुझे तो सब याद है और 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ याद है। बट रियलिटी में ऐसे नहीं होता है। रियलिटी क्या होती है कि मेमोरीज चेंज ओवर टाइम। मेमोरीज जो है बदलती हैं, वो मोर और लेस एक्यूरेट होती है। उनकी जो डिटेल्स है वो फेड अवे भी होती रहती हैं। इस पे एक फेडरिक बार्टलेट, इन्होंने बोला कि ही सॉ मेमोरी एज अ क्रिएटिंग अ स्टोरी। ठीक है, जैसे हम स्टोरी कोई क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, इन्होंने मेमोरी को रिकंस्ट्रक्शन की तरह देखा। इनका व्यू ये था। ठीक है, ये बार्टले का व्यू है कि इंस्टेंट रिप्ले नहीं होती हैं, और बार्टले का व्यू है इट्स लाइक अ क्रिएटिंग अ स्टोरी, नॉट रिट्रीविंग कंप्लीट वन। उनका ये मानना था कि मेमोरी जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की तरह होती है, जिसमें हम अपनी करंट नॉलेज को यूज करते हैं प्लस कुछ पास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें नॉलेज होती है, और उससे एक नया जो है इवेंट क्रिएट कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ हमारी मेमोरीज में होता ही रहता है। नाउ एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलिजाबेथ लॉफ्टस ने इसको दिया है। ये बोलती हैं कि मेमोरीज आर लिटरली बिल्ट, ठीक है, या फिर रिकंस्ट्रक्ट की जाती हैं, मतलब दोबारा बनाई जाती हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अवे ड्यूरिंग एनकोडिंग। जब एनकोडिंग के दौरान हमने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करी थी, उस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ बिल्ट होता है। ईच टाइम मेमोरी को आप रिट्रीव करते हैं, इट मे बी ऑल्टर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन का एडिशन हो गया है, और या कुछ डिटेल्स हम माइनस यानी कि एक्सक्लूड कर देते हैं। जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं और कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द एक्चुअल मेमोरी। ठीक है, एक होता है हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस क्या होता है? ये बोलते हैं कि आफ्टर लर्निंग द आउटकम ऑफ एन इवेंट, आफ्टर लर्निंग मतलब द आउटकम ऑफ द इवेंट, पीपल थिंक कि मुझे तो पता ही था ऐसा होना है। दे रिवाइज देयर मेमोरी ऑफ व्हाट दे ओरिजिनली बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं जो आप कभी नहीं भूलोगे, क्रिकेट मैच। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, तो मैच से पहले आपको क्या लग रहा है? भाई ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी तगड़ी प्लेयर है, ये तो जीतने वाली है ये मैच, इन्होंने फलाना मैच भी जीता था, पिछली बार भी जीत गए थे, इनकी बैटिंग आई है फर्स्ट। ठीक है, इंडिया बॉल कर रहा है, तो मतलब इंडिया इज गोना, आपने कुछ ऐसा प्रिडिक्शन सा करा। लेकिन ये सब हो रहा है बिफोर द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आफ्टर आपको जब पता चला कि भैया इंडिया हैज वोन द मैच, तो इंडिया जीत गई है, तो आपके फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रहा है, यार क्या तगड़ा खेला विराट कोहली, ये वो। तो आपने बोला हाँ मुझे तो पता ही था, आई तो न्यू ऑलवेज कि इंडिया इज गोइंग टू विन, क्योंकि भाई इंडिया के पास विराट कोहली है, क्या बैटिंग करी उसने, या और जो भी प्लेयर है उसने क्या खेला, फलाना ढिमकाना। आपने क्या करा? आपने, आपको ये थॉट भी आपको कि भाई आपने उसको तवज्जो भी नहीं दी, आपने बिल्कुल उसका याद भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का, मैं सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है विन कर जाएगी मैच। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, आपको लगा कि आपके फ्रेंड भी इंडिया के लिए कुछ चीयर अप कर रहे थे। ठीक है, और बाद में ये डिस्कशन भी होने लग गया कि विराट कोहली कितना अच्छा प्लेयर है, क्या सेंचुरी मारी, क्या ये खेला, क्या वो खेला। तो आपने उसको रीराइट कर दिया मेमोरी को, और आपको ये फीलिंग आ गई, आई न्यू इट ऑल अलोंग, मतलब मुझे तो पता ही था।
तो इसको बोलते हैं हैंड साइंड बायस, कि बायस लगा दिया आपने। आपने बाद में बोला कि मुझे तो पता ही था इंडिया जीतेगी, लेकिन जबकि पहला थॉट आपका ये नहीं था, आपका फर्स्ट थॉट ये नहीं था कि इंडिया जीतेगी, आपका फर्स्ट थॉट था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चूज करी, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन, ठीक है। लेकिन अब जब जीत गए हैं तो उसके बाद आप अपनी व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर मेमोरी, व्हेन यू आर गोइंग बैक, तो आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो पता ही था कि इंडिया जीतेगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेमोरी रिट्रीवल प्रॉब्लम्स के बारे में। जब हम मेमोरी रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कत आती हैं। टोटल रिकॉल इज अ मिथ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। टोटल रिकॉल 100% मेमोरी रिकॉल कर लिया, ये तो एक सबसे बड़ा मिथ है। पीपल थिंक कि उनकी मेमोरी जो है एक्यूरेट है। ये अभी हमने डिस्कस करा कि मेमोरी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, जो आप बताओगे कुछ ना कुछ उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होता ही रहता है। बट ट्रू परफेक्ट एकदम रिकॉल, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ, इज एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है। क्या रीजंस होते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं मेमोरी रिट्रीवल में? पहला प्रॉब्लम होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड आफ्टर एन इवेंट, ठीक है। किसी इवेंट के होने के बाद कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी, ऑल्टरिंग इट्स एक्यूरेसी, जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी की एक्यूरेसी है वो ऑल्टर हो गई। ये अक्सर होता है चश्मदीद गवाह जब होते हैं ना किसी किसी इंसिडेंट के, मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उसमें जो आई विटनेस होते हैं, ठीक है। अब इतनी लोगों की भीड़ में, इतनी लोगों की भीड़ में एक बंदा आई विटनेस है हमारा, ठीक है, और लोग भी उसके आसपास खड़े हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, पुलिस इंक्वायरी हो रही है, कुछ हो रही है, तो इस वाले पर्सन ने, ये हमारा आई विटनेस वाला जो पर्सन है, ठीक है, EW लिख रही हूँ, ये हमारा आई विटनेस है और ये पर्सन एक्स है, ठीक है। इस एक्स पर्सन से इसका अगर कोई डिस्कशन हुआ, इसने, अब दोनों ने सेम इंसिडेंट होते हुए देखा है अपनी आंखों से, तो इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स सबकी अलग अलग हो सकती है, पर इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी इसको, आई विटनेस को, ये वाले भी आई विटनेस को, हालांकि देखा जाए तो एक्स भी आई विटनेस है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब पुलिस इससे इंक्वायरी कर रही है तो ये एक्स वाले पर्सन ने आई विटनेस को कुछ बताया कि ऐसे 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 ऐसे, अरे तुमने देखा नहीं ये हुआ फलाना, ये भी तो हुआ था, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर दी। अब इसको लगेगा हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तो था ही वहां पे, मेरे मेरे सामने, हाँ यही हुआ, हाँ 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 हाँ, हम भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, जब इतनी भीड़ में, ठीक है, सब बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, और हम भी वहां पे प्रेजेंट थे और हमने भी देखा, चाहे हमने उसको एनकोडिंग करी है कि नहीं करी है प्रॉपरली, उस चीज को शायद हमने रजिस्टर नहीं करा अपने माइंड में, लेकिन हम भी बोल रहे हैं हाँ हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आफ्टर इवेंट हैज हैपेंड, एक्सीडेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, जो जो हमने देखा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। क्यों? बिकॉज उसमें कुछ एडिशन हो गया है आफ्टर द इवेंट, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द, उसमें कुछ ऑल्टरेशंस हो गई हैं। किसकी वजह से हुई हैं? कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है। इसलिए पुलिस इवेंट आई विटनेस, जब पुलिस मतलब आई विटनेसेस को आपस में बात नहीं करने देती, मान लो कि उसने इस घटना स्थल से 2-3 इंसिडेंट, मतलब 2-3 लोगों को उठाया आई विटनेस के लिए, कि एक मेल को, एक फीमेल को, एक फलाने बंदे को, एक बुजुर्ग बंदे को, कोई 4-5 लोग इकट्ठे करे, इन लोगों को वो आपस में बात नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, इसने कुछ और ऑब्जर्व किया, इसने कुछ और नोटिस किया, इसने कुछ और नोटिस किया, इसने कुछ और, इसने कुछ और, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो तो समझ आ रहा है कि जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये दोनों आपस में बात करेंगे या ये सारे आपस में बात करेंगे तो ये सब बात कर करके एक ही नतीजे पे आ जाएंगे, अरे ये हुआ था, हाँ ये हुआ था। तो चांसेस आर हाई कि जो आपकी वो है, आपका चांसेस आर हाई कि ऑल्टर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ऐसी चीज जो आपने प्रॉपरली आपके ब्रेन में रजिस्टर भी नहीं हुई, आपने ठीक से देखा भी नहीं, वो चीज आपके दिमाग में बैठी भी नहीं, गई भी नहीं, आपके समहाउ आपने वो चीज आपने स्किप कर दी, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको लगेगा हाँ मैं भी तो वहां पे प्रेजेंट था, सबने देखा, हाँ मैंने भी देखा, हाँ मैंने भी देखा। समझ आई? तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्ट है। लॉफ्टस इस पे क्या कहते हैं, ये वही एलिजाबेथ लॉफ्टस की बात हो रही है कि पार्टिसिपेंट सॉ अ स्लाइड शो विद, उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करा था कि उनको स्टॉप साइन के साथ एक स्लाइड शो दिखाया, रिटन समरी वाज, रिटन समरी दी,
ठीक है, उनको जो स्लाइड शो दिखाया उसमें एक साइन था स्टॉप साइन का, जब उनको रिटन समरी दी तो उसमें यील्ड साइन एक होता है ट्रैफिक में, कुछ ना ऐसे ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि अपने राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक को जाने दो, ठीक है, उनको जस्ट गिव देम पास टू मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। दोज हु एक्सपोर्ट टू द मिसलीडिंग समरी वर लेस एक्यूरेट, उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये थी लेकिन रिटन में उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई, उनके माइंड में बाद में ये इन्फॉर्मेशन दी गई, तो जो फाइनल इन्फॉर्मेशन उनसे ली गई उसमें उनकी एक्यूरेसी कम थी। उनको लगा नहीं नहीं, हाँ मतलब यही था, यील्ड साइन ही था, हमने स्टॉप साइन नहीं देखा था, हमने यील्ड साइन ही देखा था। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, समझ आई? तो की पॉइंट बेसिकली देखो इस बात का, तुम्हारा जो इसमें मेन पॉइंट है ना समझने वाला, वो ये है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट होता क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट का मतलब क्या है। तो चाहे रिटन इन्फॉर्मेशन हो, चाहे विजुअल इन्फॉर्मेशन हो, डिफरेंट फॉर्मेट हो गए ना दोनों, तभी भी हमारी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है। वो बस ये कह रहे हैं कि अगर आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिले एक घटना होने के बाद, एक इवेंट होने के बाद, आफ्टर एन इवेंट हैज हैपेंड, तो चांसेस हैं कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होगी, आपकी मेमोरी में कुछ ऑल्टरेशंस हो जाएंगी, कुछ एडिशंस हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम क्या होता है? फॉल्स मेमोरी कैन बी क्रिएटेड बाय, देखो फॉल्स मेमोरी होती है, फॉल्स मतलब क्या, गड़बड़, मतलब रॉन्ग मेमोरी, समथिंग विच डजंट इवन एग्जिस्ट। सो फॉल्स मेमोरी जो है क्रिएट की जा सकती है। कैसे क्रिएट की जा सकती है? सजेशन फ्रॉम अदर्स, किसी ने कुछ सजेस्ट किया, आपको लगा कि हाँ हाँ मेरे भी जहन में था, ये तो मेरे को भी था, मेरे माइंड में भी था नहीं कुछ आपके माइंड में, वो बाहर से डाला गया है, ठीक है। हिप्नोसिस में भी डाल सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी डाल सकते हैं, इवन मेडिटेशन में भी। विजुअलाइजेशन के बारे में अगर आपको पता हो, इंटरनेट पे इतना कुछ चल रहा है विजुअलाइजेशन के बारे में कि अरे मान लो कि जैसे आप CUET टॉप करना चाहते हो, ठीक है, अपना CUET का एग्जाम टॉप करना चाहते हो, या आप नेट का एग्जाम टॉप करना चाहते हो, अरे थोड़ा देर मेडिटेट करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन टेक्निक लगाओ। क्या मतलब? आप आलती पालती मार के आंख बंद करके बैठो, अपने फोकस ऑन योर ब्रेथ, थोड़ा सा जब शांत हो जाए मन, उसके बाद विजुअलाइज करो कि मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट आ गया है कि मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मैंने JRF क्वालिफाई कर लिया है, आई एम सो हैप्पी, एवरीबडी यू सो हैप्पी, डिशम डिशम, ये सब, ठीक है। तो अंडर हिप्नोसिस, अभी इसको हम और समझ रहे हैं। अंडर हिप्नोसिस क्या होता है? देखो हिप्नोसिस में कैसे काम करता है। हिप्नोसिस बोलता है कि पीपल रिकॉल तो कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन फॉल्स डिटेल्स भी आ जाती है, जो वो चाहते थे कि ऐसा ऐसा उस इवेंट में हुआ लेकिन वो हुआ नहीं, और जो एक्चुअल घटना घटी है उसमें जो उनके डिज़ायर है वो वाली चीज़ें मिक्स करके वो बोल देते हैं। तो जो हिप्नोसिस में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, हमेशा उसको वेरीफाई करना चाहिए। मान लो कि किसी पर्सन का चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री है या कुछ भी इस तरीके का है, आप हिप्नोसिस के थ्रू उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% उसका एक्यूरेसी नहीं होगा, लेकिन उन डिटेल्स को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो भी आपकी हिप्नोसिस में डिटेल्स निकल कर आए उसको वेरीफाई करना होता है बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये 100% सच है और ऐसा ऐसा है। समझ आई? ये वो कह रहे हैं। हिप्नोसिस में क्या होता है कि बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस एक बंदे में आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ट्रू और फॉल्स मेमोरीज दोनों में ही, झूठ भी उसको सच लगेगा। समझ आई? हिप्नोसिस में। सो अगर आप हिप्नोसिस के थ्रू किसी के अंदर से कोई मेमोरी निकाल रहे हो, तो आप उन मेमोरीज को वेरीफाई कीजिए बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि वो सही में ऐसे हुआ था कि नहीं। ब्रेन रिसर्च के थ्रू हमें ये कुछ चीजें पता चलती हैं। FMRI, इसमें F छोटा होता है। FMRI मतलब फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI में जब स्कैन्स किए गए थे तो हमें पता चला कि रियल और फॉल्स जो विजुअल मेमोरीज हैं वो सिमिलर ब्रेन एरिया को एक्टिवेट करती हैं। हमारे ब्रेन को नहीं पता होता सपना क्या, हकीकत क्या, रियल क्या, फॉल्स क्या। इसलिए, और जो विजुअलाइजेशन वाली मेडिटेशन टेक्निक है ना, वो इसी सिद्धांत को लेके, इसी प्रिंसिपल को लेके काम करती है कि आपके ब्रेन को नहीं पता सच क्या और झूठ क्या, तो आप अपने ब्रेन को ये बात कह दो कि मैंने नेट क्रैक किया, मैंने नेट क्रैक किया, मैंने नेट क्रैक किया, ओ आई, तो वो उस हिसाब, उस चीज़ को सच मानकर ही मैनिफेस्टेशन क्या है, वो यही है ना कि वो मैनिफेस्ट करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करो, मेहनत नहीं करोगे तो मैनिफेस्टेशन क्या कर लेगी।
मेहनत साथ-साथ करते जाओ, बट साथ-साथ आप ये मैनिफेस्ट भी करते जाओ, विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक भी लगाते जाओ, तो वो यही होती है कि ब्रेन को नहीं पता, ब्रेन को उल्लू बनाओ कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, लैक की चीज़ें नहीं बोलनी, है का बोलना है, प्रेज़ेंट उसमें। तो ये सब आप मतलब ये सब साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें ये यूज़ करते हैं, विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक और ये सब। ठीक है? जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन फ्रंटल लोब करता है हमारे। तो फ्रंटल लोब में उस समय लो एक्टिविटी होती है, स्केप्टिसिज्म का एरिया कि ये बात सच है भी कि नहीं, जो हम सोच विचार करते हैं फ्रंटल लोब से। तो मोर फॉल्स मेमोरीज़ जो है निकल कर बाहर आती है, क्योंकि उस समय फ्रंटल लोब की एक्टिविटी लो है, हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं उस समय। ठीक है? तो जब हिप्नोसिस के अंदर होते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब का जो एक्टिविटी है वो कम है, और ये सब एफएमआरआई स्कैन से हमें पता चलता है, ये रिसर्चेस के थ्रू, कि हमारे ब्रेन की कौन-सी एरिया एक्टिव है, कौन-सा एक्टिव नहीं है। ठीक है? तो फ्रंटल लोब में सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, सारा स्केप्टिसिज्म वहीं है, आप तोल-मोल वहीं कर रहे हो, सोच-विचार वहीं कर रहे हो, तो वो एरिया तो ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं। तो ऑब्वियसली जो चांसेस हैं कि जो फॉल्स मेमोरी है वो भी निकल कर ज़्यादा बाहर आएँगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तीसरा इसमें एक आ जाता है, पर्सनैलिटी फैक्टर भी कहीं न कहीं आता है। पर्सनैलिटी फैक्टर बोले तो पर्सनैलिटी फैक्टर का मतलब है पीपल आर मोर प्रोन टू फॉल्स मेमोरी। ऐसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि दे आर मोर प्रोन टू फॉल्स मेमोरी, जैसे जिनमें हाई हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, जिनमें हाई हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कि वो सजेशंस को जल्दी मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब किसी का ब्रेन है और उस उनके ब्रेन को सजेशंस दो तो वो जल्दी उसको पिकअप कर लेता है उनका ब्रेन। तो चांसेस आर हाई कि जब ऐसे बंदों से आप मेमोरी रिट्रीव करवाओगे हिप्नोसिस के दौरान, तो वो आपने उनको कुछ बोला या ज़रा सा उनको कुछ कहा, तो सजेशंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली मान लेते हैं, वो उनकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। मोर डिप्रेसिव सिम्पटम्स जिसको होते हैं, पीपल हु आर डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ, ठीक है, ज़्यादा उनको डिप्रेसिव सिम्पटम है, तो वो भी ऐसे लोगों की पर्सनालिटी के साथ भी फॉल्स मेमोरीज जो उनकी मेमोरी से आप रिट्रीव करेंगे वो एक्यूरेसी उसकी कम होगी। अनयूजुअल बिलीफ, ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं, क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हैं, एलियंस पे बिलीव करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई अलादीन होता है, एलियन होता है, मर्मेड होती है, इन चीज़ों पे जो बिलीव करते हैं, ठीक है, बिकॉज आप अपना फ्रंटल लोब का जो हिस्सा है, जो रीजनिंग का हिस्सा है, जो वो ज़्यादा आप उस समय वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जो किस्से कहानियों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं आपको जो आपको कभी नहीं भूलेगा, भूल भुलैया मूवी देखी है? अगर आपने विद्या बालन वाली, भूल भुलैया 1 की बात कर रही हूँ, विद्या बालन वाली, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपने उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग पढ़ा था कि ये जो अवनी है वो किस्से कहानियां पढ़ के नानी से बड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जो भूत प्रेत पे बिलीव करते हैं, किस्से कहानियों पे बिलीव करते हैं, वो उनको पढ़ के बड़े होते हैं, तो उनका माइंड जो है कुछ भी क्रिएट करता है, जादुई उनकी दुनिया कुछ भी क्रिएट करती है, तो वहां से जो मेमोरीज निकल कर आती हैं, चांसेस आर हाई कि जो घटित नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो भी उनको लगता है कि नहीं हुआ है। तो फॉल्स मेमोरी के चांसेस आर हाई विद सच पीपल। ठीक है, फॉल्स रिकॉल या रिकग्निशन करना। फॉल्स रिकॉल क्या, कि मतलब ऐसी चीजें जो कभी हुई ही नहीं। मान लो आप और आपके फ्रेंड कोई प्लान बना रहे थे किसी रेस्टोरेंट में जाने का, कि वहां जाएंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, ठीक है, और इतनी ज्यादा बातें करी उसके बारे में, इतनी ज्यादा बातें करी, उसके बाद आप घूमने गए भी लेकिन उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में नहीं गए, कहीं और गए और वहाँ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऐसे करके टाइम निकल गया, आप घूमते फिरते रहे, सब कुछ। कभी आप मान लो 4-5 साल बैठ के बात कर रहे हो, या 2 साल बैठ के, या 1 साल बाद बैठ के बात कर रहे हो, और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि यार कि हम वहाँ फलाने वाले रेस्टोरेंट में गए थे, तुझे याद है? ऐसी मस्खरी, मस्ती, हाँ? एंड यू सेड हाँ, हम वहाँ गए थे, जबकि वहाँ गए भी नहीं है। और वो बाद में बोले कि अरे वहाँ तो हमने जाना है, वहाँ गए थोड़ी ना है। तो आप बोलो हम गए नहीं थे। तो वो बोलेगा कि नहीं, हम बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ जाएँगे, लेकिन वहाँ गए थोड़ी ना था, फिर हम याद नहीं हम वहाँ चले गए थे। तो आपको अच्छा मुझे ऐसा लगा कि हम वहाँ हो आए हैं, वहाँ गए हैं। वो रेस्टोरेंट नहीं था, वो कोई और रेस्टोरेंट था। कन्फ्यूजन। एंड देन यू अच्छा मुझे तो लगा कि हम हो आए हैं उस रेस्टोरेंट में जिसकी तुम बात कर रहे हो। समझ आई? तो फॉल्स रिकॉल, हमने सिर्फ बातें करी हैं, हम एक्चुअली उस रेस्टोरेंट में गए नहीं थे, बट बट आपकी मेमोरी में ऐसे लगा आपको कि हम वहाँ हो आए हैं।
फॉल्स रिकग्निशन क्या होता है? मान लो कि मैंने 20 पिक्चर्स दिखाई आपको, ठीक है? 10 ओल्ड प्लस 10 न्यू, ठीक है? उसमें ऐड करके, पेयर अप करके। तो आपने सारी ही पिक्चर्स को कहा कि मैंने पहले देखी हुई हैं, जबकि उसमें कुछ न्यू एडिशंस पिक्चर्स भी थी जो कि आपने नहीं देखी हुई थी, पर फॉल्स रिकग्निशन। तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसको लेके हम जो है हम क्या करते हैं कि जिसकी वजह से मतलब जो है जो दिक्कतें आती हैं मेमोरी को मेमोरी को रिट्रीव करने में, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फॉरगेटिंग के बारे में, ठीक है? ये टॉपिक हम आज करेंगे। इसके बाद आई थिंक न्यूरो साइंस का टॉपिक है। आई थिंक दैट्स इट। मतलब वन मोर, इसके बाद हम एक और क्लास लेंगे एंड विल बी डन विद द चैप्टर, ठीक है? सो आज फॉरगेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब फॉरगेटिंग बहुत ही नॉर्मल चीज है और बहुत यूजफुल भी है। वाई आई एम सेइंग कि फॉरगेटिंग जो है बहुत यूजफुल है, बिकॉज अगर नहीं फॉरगेट करेंगे, ओ माय गॉड, लेट मी जस्ट राइट फ्रॉम अनदर कलर, तो फिर कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा। मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, थिंकिंग है, थिंकिंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आप भूल ही नहीं पा रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन, है ना? कोई गलती है तो आप अपनी भी पकड़ के बैठो, सामने वाले की भी पकड़ के बैठो। तो फॉरगेटिंग आपको आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें भूल जानी चाहिए वो भूल ही, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द ब्रेन फंक्शनिंग। नाउ व्हाई डू वी फॉरगेट सम थिंग्स एंड नॉट अदर्स? ऐसा क्यों है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ याद रख लेते हैं? नाउ ये डिपेंड करता है कि मेमोरीज हमारी बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है? बिकॉज मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। जैसे बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ डीपली देवर इनकोडेड, कितनी डीप हमने इनकोडिंग करी है उस मेमोरी की, ठीक है? कितना अटेंशन हमने उसको पे करा। अगर डीप प्रोसेसिंग करी है तो वो नहीं इतनी जल्दी भूलेंगे, लेकिन डीप प्रोसेसिंग नहीं करी है तो प्रॉबेबली विल फॉरगेट इट। हाउ ऑफन दे आर रिट्रीव और यूज्ड, कितनी जल्दी, कितना आप उनको रिट्रीव करते हैं, कितना आप उनको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब एनकोडिंग की डिपेंड करता है। देन आपका आप उसको रिट्रीव कितनी बार करते हैं, ठीक है? रिट्रीवल मैटर करता है। देन थर्ड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट वुड बी कि वेदर सिमिलर मेमोरीज इंटरफेयर और नॉट, इंटरफेरेंस कितनी है, ठीक है? अगर उस मेमोरी के साथ ज़्यादा मेमोरीज इंटरफेयर कर रही हैं तो आपको उतनी एक्यूरेसी के साथ और वो चीज़ें इतनी याद भी नहीं, वो चीज़ आप भूल जाएंगे। फिर इमोशनल इंपॉर्टेंस क्या है उस मेमोरी की, ये भी डिपेंड करता है कि फॉरगेटिंग जो है आपकी इजीली होगी नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि क्यूज क्या अवेलेबल है। बार बार कोई चीज़ आपको याद दिलाई जा रही है, अगर सेम इन्वायरमेंट है तो फिर आपको चीज़ें भूलना मुश्किल होगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी जिस आई मीन मेमोरीज इन चीज़ों में डिफर करती है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। नाउ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपरथायमीसिया, ठीक है? हाइपरथायमीसिया क्या कंडीशन है? इट इज अ कंडीशन वेयर पर्सन के नॉट फॉरगेट एनीथिंग, इनएबिलिटी टू फॉरगेट। हम इसमें इस कंडीशन में भूल नहीं सकते हैं। बाय द वे इट्स अ सिंड्रोम, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, ओके? सिंड्रोम मतलब क्या? इट्स अ कंडीशन, ठीक है? इट्स अ कंडीशन। इसको क्या और क्या नाम से जानते हैं हम? एच सैम के नाम से, हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली बात है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। अगर आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो बड़ी सही चीज़ है ना, कि मतलब हम कुछ भूले ही नहीं, फिर तो मैं हर एग्जाम में टॉप करूँ, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास मेरी लाइफ हो, क्योंकि मतलब हर चीज़ में मैं अव्वल दर्जे पे एकदम फर्स्ट ही आऊँ हर चीज़ में। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफिकल मूवीज। हम यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल मूवीज की मेमोरी की बात कर रहे हैं, ना कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपको सिमेंटिक मेमोरी की बात नहीं कर रहे। सिमेंटिक मेमोरी होती है कि जब आपको चीज़ें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड याद रहती हैं। पर्सन विद हाइपोथेमेसिया नॉट ओनली हैज़ एन, उनको जिन जिन लोगों को हाइपोथेमेसिया होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ सिर्फ उनकी मेमोरी अच्छी होती है,
उनके पास एक रेयर एबिलिटी होती है टू रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स अपने पर्सनल पास्ट से लेके यूजुअली, पर उनका एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि दे स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर पर्सनल पास्ट, क्योंकि आप कुछ भूल तो पाते नहीं हो, तो भूल ना पाने की वजह से आप क्या करते हो, यू ऑलवेज अपने पर्सनल पास्ट को आप कुरेदते रहते हो, तो चीज़ें हील नहीं होने देते। आप बार बार उन्हीं कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है, उन्हीं को बार बार रिविजिट होती हैं आपके माइंड में, वो रिप्ले होती रहती हैं, तो आप हील नहीं कर पाते, इमोशनल हीलिंग नहीं हो पाती। तो इट्स नॉट अ बून, इट्स अ कर्ज, ट्रस्ट मी। ठीक है, हाइपोथेमेसिया इज नॉट अ गुड थिंग टू डील विद। इनएबिलिटी टू फॉरगेट होती है उन लोगों में जिनको हाइपोथेमेसिया होता है। इनएबिलिटी टू फॉरगेट, भूल नहीं पाते। एबिलिटी टू फॉरगेट जो है एज इम्पॉर्टेंट है, वाइटल एज इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए जितना कि याद रखना इम्पॉर्टेंट है। भूल जाना भी उतना ही जरूरी है जितना याद रखना जरूरी है। विलियम जेम्स ने कहा है, ये उनके कोटेड वर्ड्स हैं, इफ वी रिमेंबर एवरीथिंग, अगर हमें हर चीज याद रहे, वी वुड बी जस्ट एज बैड ऑफ एज इफ वी रिमेंबर्ड नथिंग। हम उतनी ही बुरी स्थिति में होंगे जब हमें कुछ भी याद नहीं होता। जितनी बुरी स्थिति हमारी तब होगी, उतनी ही बुरी स्थिति तब भी होगी जब हमें अगर सब कुछ याद रहे। और बाय द वे, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पुट करना है आप लोगों से। ये विलियम जेम्स साइकोलॉजी में कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्लस उस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली 4 लाइनें आप लिखेंगे। ठीक है, जिसने भी ये किया मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी जाकर, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू हार्ट। ठीक है तो आपका कमेंट में पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर। तो मेरे को ज़रूर बताना विलियम जेम्स कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, और जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ में लिखना। ठीक है, फॉरगेटिंग, तो उन्होंने ये बोला कि फॉरगेटिंग इज एक्चुअली बेसिकली जो है, इट्स वेरी अडेप्टिव हेल्दी प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है कि अडेप्टिव का मतलब है कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने कहा ना कि भूल जाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना याद रखना ज़रूरी है। अगर हम क्यों कह रहे हैं कि फॉरगेटिंग अडेप्टिव है, क्योंकि आपकी इमोशनल हीलिंग नहीं होगी। एज आई सेड कि आप इमोशनली हील नहीं कर पाओगे, कॉग्निटिव ओवरलोड होगा, जो चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, बार बार चीज़ों को कुरेदते रहोगे कि इसने मुझे ऐसे बोला था, या मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, ये चीज़ ऐसे हुई थी, वट एवर इट इज़, तो आपकी लाइफ एकदम बेकार सी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। सो फॉरगेटिंग इज एक्चुअली एन अडेप्टिव प्रोसेस। हम अपने गलतियों से, या किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, हम उससे सीखते हैं एंड वी मूव ऑन इन लाइफ, राइट, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इमोशनल हीलिंग नहीं होगी, इमोशनल ग्रोथ नहीं होगी, कॉग्निटिव ओवरलोड बढ़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा एक केस जो है यहाँ पे जो इस से जुड़ा है वो है ब्रैड विलियम्स का केस। ठीक है, इनको ह्यूमन गूगल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी लाइफ की सारी चीज़ें याद रहती हैं। ये इनको था ये हाइपोथेमेसिया। ठीक है, ही कुड रिकॉल ऑलमोस्ट एनी न्यूज़, पर्सनल उनके इवेंट्स जितने भी थे वो उनको उसको रिकॉल कर सकते थे। उनको स्पेसिफिक डेट्स याद रहती थी, उस दिन क्या वेदर था ये तक याद रहता था, मतलब सब कुछ इतना डिटेल में उनको याद रहता था। ठीक है, अब आप ये सोचो कि मैं कह रही हूँ कि डेथ तो एक ऐसी चीज है कि मतलब होनी ही होनी है, इनएविटेबल है। कोई लाखों खुशियां भी हों तो भी डेथ तो है ही ना किसी ना किसी की। तो अगर किसी लव्ड वन की, किसी नियर डियर की आपने डेथ देखी हो, या आपके पास कोई पेट था उसकी डेथ देखी हो, तो फिर आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बार बार वो बातें याद आती रहेंगी, कभी हील ही नहीं हो पाओगे। तो ये कितना गड़बड़ काम हो जाएगा। तो याद रखना जितना इम्पोर्टेंट है, भूल जाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। फॉरगेटिंग इज एक्चुअली वेरी अडेप्टिव एंड इट इज़ अ हेल्दी प्रोसेस। जो चीज़ें भूलने लायक हैं उसे भूल जाना चाहिए। ओके, जब हम भूलने की बात कर रहे हैं तो एक बहुत चर्चित नाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है हरमन एब्बिंगस का। ये वो पर्सन है जिन्होंने रिसर्च करा था अबाउट ही वाज द फर्स्ट रिसर्चर टू स्टडी अबाउट
फॉरगेटिंग। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक लिस्ट बनाई ऑफ नॉन सिलेबल्स की, जैसे GEX WOL, ऐसी चीजें जिसका कोई सेंस नहीं है, यू कैन नॉट रिमेंबर, ऐसे एप्पल बैट कैट ऐसे नहीं कि जिसको आप याद कर सको इजीली, बट नॉन सिलेबल्स GEX WOL ऐसे करके इन्होंने वो लिस्ट याद करी। ही वेटेड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने वेट करा, फिर उन्होंने रिट्रीव करने की कोशिश करी उस लिस्ट को, और हर बार ऐसे करके उन्होंने अपने जो भी रिजल्ट्स आए उसका एक ग्राफ क्रिएट करा, और जो ग्राफ क्रिएट करा उसको बोलते हैं द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। उस कर्व की क्या खास बातें थी? पहली बात तो ये कि मोस्ट फॉरगेटिंग हैपेंस विद इन द फर्स्ट आवर, पहले आवर के अंदर सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग होती है। आफ्टर दैट फॉरगेटिंग स्लो डाउन हो जाता है, सबसे तेजी से हम पहले घंटे के अंदर भूलते हैं, उसके बाद फॉरगेटिंग थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो मीनिंगफुल मटेरियल होता है, मतलब जिसकी डीप प्रोसेसिंग की होती है, उसको भूलने में टाइम लगता है, वो मोर स्लोली भूलते हैं, बट पैटर्न सेम है। आप समझ रहे हो? मतलब भूलने का जो कर्व है, जो पैटर्न है, वो सेम है, बस टाइम ज्यादा लगता है। जो मीनिंगफुल मटेरियल हो उसको भूलने में, उसको भूलने का टाइम आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिसेस इज मोर मच ग्रेटर देन मास्ड प्रैक्टिस, यहाँ की क्रैमिंग। मतलब अगर आप पोमोडोरो टेक्निक अगर आपको पता हो कि 25 मिनट या 20 मिनट आप पढ़ो, 20 मिनट्स रख लो, 20 मिनट्स 25 मिनट्स आप पढ़ो, उसके बाद टेक अ ब्रेक, फिर आप 20 मिनट्स पढ़ो, फिर टेक अ ब्रेक, ऐसे आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपके दिमाग पे इतना ओवरलोड नहीं होगा, ज्यादा बेहतर आपको तरीके से याद रहेगा, बजाय इसके कि 3 घंटे लगा के आप इकट्ठे बस बैठ के रट्टू तोते की तरह रट रहे हो चीजें, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, आपका दिमाग चकरा जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए जो सारी सारी रात जाके एग्जाम में पढ़ते हैं एक रात पहले, ठीक है, उनका इतना बेड़ा पार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने इतना कॉग्निटिव ओवरलोड रहे हैं, कितना दिमाग याद रख लेगा भाई, क्या क्या चीजें आप याद रख लोगे, भूलते चले जाओगे, आगे दौड़ पीछे छोड़ करोगे, आगे आगे भागते चले जाओगे और पीछे वाली इन्फॉर्मेशन भूलते चले जाओगे। तो इट्स बेटर है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके बाद उसको जो है, बजाय इसके कि 3 घंटे इकट्ठे बैठ के बैठे। ठीक है, रीजंस वी फॉरगेट, व्हाई डू वी फॉरगेट, हम भूलते ही क्यों हैं चीजें? पहली बात, एनकोडिंग फेलियर की वजह से भूल जाते हैं। बस 2-3 स्लाइड्स और हैं, सो जस्ट हैव पेशेंस। ओके, एनकोडिंग फेलियर क्या होता है? मतलब कि हमने एनकोडिंग ही नहीं करा, फेल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, एनकोडिंग ही नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कि आप जा रहे थे, मतलब आप और आपका फ्रेंड था, आप लोग दरवाजे से निकल रहे थे, दरवाजे से निकलते वक्त उसने कुछ कहा, आपको ये तो पता है कि आपके फ्रेंड ने कुछ कहा, लेकिन यू डिडंट पे एनी अटेंशन कि उसने कहा क्या एक्चुअली, और वो एनकोडिंग ही नहीं हुई। तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज फॉरगेटिंग, बट इट विल बी मोर लाइक एनकोडिंग फेलियर, कि एनकोडिंग ही नहीं हुई तो भूलना क्या है। ठीक है, एनकोडिंग फेलियर। सेकंड होता है मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि पहले तो आप ये समझो मेमोरी ट्रेसेस क्या होते हैं। मेमोरी ट्रेसेस होते हैं फिजिकल चेंजेस जब होते हैं ना हमारे ब्रेन में, व्हेन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है बिटवीन, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, ऐसे ही तो सारी कम्युनिकेशन होती है। तो जब हम कुछ याद कर रहे हैं तब भी तो ये आपस में 2 न्यूरॉन फायर कर रहे हैं आपस में, ठीक है, न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, तो ये एक मेमोरी का ट्रेस बन रहा है। लेकिन अगर आप उसको बार बार रिट्रीव नहीं करेंगे, उसको बार बार याद नहीं करेंगे, तो ओवर द टाइम वो जो है वो डिके होने लगता है, फेड हो जाएगा, एंड यू विल फॉरगेट, यार मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज ही नहीं किया ना। इसलिए रिविजन इंपॉर्टेंट होती है। रिविजन नहीं करोगे तो आपको लग रहा है आपने स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बना लिया, पर लेकिन वो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रिविजन नहीं किया, तो वो धीरे धीरे वो जो है वो फेड अवे होने लग जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक रास्ता है, ठीक है, अब इस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, ठीक है, टू मेनी पीपल वॉक ऑन दिस रास्ता। तो यहाँ पे मतलब सैंड है, ठीक है, यहाँ पे सैंड है इस रास्ते पे, लेकिन मान लो कि इस रास्ते का यूज करना छोड़ दिया जाए, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसके आसपास या कुछ है, और ये रास्ता फिर ज्यादा यूज नहीं हो रहा, अब काफी वक्त बीत गया, ये रास्ता यूज नहीं हुआ। अब क्या होगा, इस रास्ते पे घास उगाएगी, घास उगाएगी तो क्या होगा, रास्ता तो वही है लेकिन ये घास के नीचे छिप गया।
अब आप यहाँ पे खड़े अगर आपको होगे और यहाँ पे ग्रास उगाई, तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो एक रास्ता हुआ करता था, कहाँ गया वो रास्ता? ऐसे ही कुछ हमारी मेमोरी के साथ होता है। अगर हम उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, चीज़ें होती वही हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग हुई है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि मेमोरी वहाँ है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइज़ नहीं करा, तो वो फेड अवे हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म ही हो गई। ठीक है, कई बारी फेड अवे हो जाती है और इतनी फेड हो जाती है कि ना के बराबर हो जाती है, तो इसलिए हमने डिके कहा है इसको। फॉरगेटिंग इन द सेंसरी, जो सेंसरी मेमोरी है आपको पता है उसके लिए एनकोडिंग जरूरी है, एनकोडिंग फेलियर हो गया तो सेंसरी में ही नहीं गई। एसटीएम में आपको रिहर्सल करना जरूरी होता है शॉर्ट टर्म में रखने के लिए। अगर आपने रिहर्स नहीं करा तो मेमोरी खत्म, एकदम डिके हो जाएगी। लेकिन अगर हम एलटीएम की बात करें, लॉन्ग टर्म मेमोरीज की बात करें, तो वहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं वो डिके वर्ड यूज नहीं करते, डिसयूज करते हैं। डिसयूज क्यों? यूज इट और लूज इट। वाई? क्योंकि लोग जो है कई बारी फॉरगेट कर देते हैं मेमोरी, कई बारी जो उनको फॉरगेटन मेमोरीज होती हैं एकदम से सडन रिकॉल भी हो जाता है। जो बात सालों पुरानी थी वो भूल भी चुके थे, अचानक से याद आ जाती है। इसका मतलब कि वो ट्रेस फुल्ली डिसअपियर नहीं हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि वो खत्म और गायब हो गया है, वो सिर्फ हमने इतना मतलब पीछे कहीं दब गया है, वो यूज ही नहीं किया। वो इसकी तरह हो गया कि वहां पे घास उगाई है, तो हमें लग रहा है वो रास्ता वहां पे कहाँ, वहां पे एक रास्ता हुआ करता था, वो कहाँ गया? लेकिन वो रास्ता यूज करना बंद कर दिया था, इसलिए वहां पे घास उगाई और वो रास्ता छुप गया, तो आपको लग रहा है वो रास्ता कहाँ चला गया, जबकि रास्ता तो वही है ना। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरीज के साथ होता है। ज्यादा से ज्यादा हम लॉन्ग टर्म मेमोरीज को, जब फॉरगेटिंग की बात आती है, तो हम यही एक लॉजिक है जो इसके लिए दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में प्रोसेसिंग थी इस चीज की, लेकिन मैं भूल कैसे गया, तो आप भूले नहीं होते हो, बस वो कहीं ना कहीं छुप गई होती है वो चीज। और कभी कभी अचानक से हमें रिकॉल भी हो जाता है मेमोरी का, तो इसका मतलब कि वो डिसयूज हुआ है। ठीक है, वो डिके नहीं हुआ है, डिसयूज हुआ है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज के लिए हम डिसयूज का वर्ड यूज करते हैं, ना कि डिके का। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात है, एसटीएम की बात है, तो मेमोरी डिके। ओके, थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या बोलती है? इंटरफेरेंस सिंपल सी, ये तो सबसे इजी और सिंपल थ्योरी है, और ये शायद एलटीएम को बहुत बखूबी डिफाइन करती है कि एलटीएम की फॉरगेटिंग को। ठीक है, कि एलटीएम में अगर मैंने कुछ लॉन्ग टर्म में डाल लिया तो फॉरगेटिंग क्यों हो रही है? दो रीजन से, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है या फिर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। इंटरफेरेंस थ्योरी मतलब क्या? कि कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी के साथ इंटरफेयर कर रहा है। प्रोएक्टिव मतलब कि ओल्ड मेमोरी के साथ कुछ नई चीज है, नई इंफॉर्मेशन है जो इंटरफेयर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पासवर्ड मेक इट हार्ड टू रिकॉल न्यू वन। आपने कोई एक पुराना पासवर्ड रख रखा है, फिर उसके बाद चेंज करके नया रख दिया, नया, लेकिन नया आपको याद ही नहीं है, पुराना ही याद आता है जब भी याद करते हो। तो ओल्ड जो है आपको याद आता है, न्यू आपको याद ही नहीं आता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर करती है न्यू के साथ। ठीक है, ऐसे ही रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि न्यू मेमोरी इंटरफेयर करती है ओल्ड के साथ। ठीक है, आपने कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नया जो पासवर्ड सेट करा वो मुझे याद है, लेकिन अब मैं पुराना भूल गई बिल्कुल ही, मुझे कुछ भी पुराना याद ही नहीं पासवर्ड की, यार पहले क्या रखा हुआ करता था या क्या था उसका पासवर्ड, भूल गया। तो न्यू इंफॉर्मेशन ने ओल्ड को हटा दिया, इसको कहते हैं रेट्रोएक्टिव। ठीक है, लर्निंग आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, अब किसी के पास आईओएस है, उसने आईओएस यूज करना शुरू किया तो एंड्रॉइड को यूज करना ही भूल गया, यार मैं तो भूल ही गया एंड्रॉइड कैसे यूज करते हैं। सो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोएक्टिव में ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर करती है न्यू के साथ, रेट्रोएक्टिव में न्यू मेमोरी इंटरफेयर करती है ओल्ड के साथ। ये रहा आपका समरी टेबल फॉरगेटिंग का, जो जो हमने चीजें करी है। हमने करी है एनकोडिंग फेलियर के बारे में हमने समझा है, डिके और डिसयूज के बारे में समझा है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव। तो इसकी वजह से ये 4 रीजन है जो कि जिसकी वजह से होती है हमारी फॉरगेटिंग। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया हो। आपने नोट्स बनाने हैं तो आप इनको देख के नोट्स बना सकते हो। सिसरेली के मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन तब जब मेरी पूरी सिसरेली बुक खत्म हो जाएगी तो मैं पीडीएफ नोट्स दूंगी, और वैसे वो नोट्स पेबल होंगे बाय द वे। ठीक है, इतनी मेहनत करती हूँ यार, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो आप ये जो है, आप अगर आपको वैसे नोट्स बनाने हैं, इफ यू डोंट वांट टू पे,
और आपको नोट्स बनाने हैं तो ये सारी स्लाइड्स हैं आपके पास, पॉज करो, नोट्स बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। अगर आपको समझ आया, डू गिव मी अ थम्स अप एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।